हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस पॉइंट पे। लास्ट हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वॉर वन और आज उसका पार्ट टू डिस्कस करेंगे। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ था, क्या कॉजेस थे। जो आपको याद कराने के लिए मैंने एक एक्रोनिम्स बताया था, मेन, MAIN। तो लास्ट वीडियो आप देखिए, अगर आपने अभी तक वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वहां पे आपको ये एक्रोनिम्स क्लियर हो जाएगा। ये है मिलिट्री कॉजेस, दूसरा है अलायंस, तीसरा एम्पेरियलिज्म एंड थर्ड फोर्थ वन इज नेशनलिज्म। तो लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो प्लीज उसे देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अब हमने लास्ट में कॉजेस डिस्कस किया था, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज वो घटना होती है जिसके बाद जो जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। वर्ल्ड वॉर क्यों घटित हुआ था, तो कॉजेज आप समझ जाएंगे तो फिर इमीडिएट कॉजेज समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए इमीडिएट कॉज क्या था कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी, देखिए एक रफ डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। बेसिकली हमने ये डायग्राम इसलिए बनाया कि आपको सारी चीजों की लोकेशन क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ रसिया है, फिर यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम मीन्स के इंग्लैंड, ठीक है, और इधर ओटोमैन एम्पायर, और ये छोटा सा है सर्बिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आपको लोकेशन बेसिकली पता होना चाहिए। तो देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस, ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था उस समय तक, ठीक है। वहां के जो प्रिंस थे उन प्रिंस का नाम था आर्केड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, आर्केड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। वो और उनकी वाइफ जा रहे होते हैं, तो फिर यहाँ सर्बिया, देखिए सर्बिया और यहाँ पे बॉर्डर पे कुछ बॉर्डर इश्यूज होता है, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम होता है ब्लैक हैंड। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप होता है जो कि सर्बिया से होता है, और ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस इस रीजन में अपनी वाइफ के साथ होते हैं, तो उनकी हत्या कर दी जाती है। और इनकी हत्या, या उनको हत्या कब की जाती है, उनकी हत्या की जाती है 28 जून 1914। इनकी हत्या की जाती है 28 जून 1914। डेट याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जब से ये सीबीएसई का पैटर्न चेंज हुआ है आपके लिए डेट का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी बढ़ गया है। तो 14 जून 1914 को आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी वाइफ की हत्या ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, और ये हत्या करते हैं, एक नाम और है गैब्रिलो प्रिंसिप, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है इसका जो बेसिक क्या होता है कि वो सर्बिया को इसके लिए धमकी देना शुरू कर देता है कि अब जो है, जो भी होगा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर सेना से अटैक किया जाएगा। तो ये छोटा सा, बहुत छोटा देश है सर्बिया, लेकिन आपने पहले पढ़ा था कि एक अलायंसेस होता है, सबका एक गठबंधन बनता है, कोई किसी के साथ, जैसे गठबंधन में ट्रिपल एंटान, ट्रिपल अलायंसेस, इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे अलायंसेस होते हैं, और उन अलायंसेस की वजह से, उन गठबंधन की वजह से सर्बिया को भी किसी का बैकअप होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी को भी किसी का बैकअप होता है। अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो ये ग्लोबल वॉर या वर्ल्ड वॉर नहीं कहते हम, लेकिन इनके जो पीछे एक बैकअप था अलायंसेस, अब समझ में आ रहा होगा कि अलायंसेस क्यों था, अलायंसेस ने रोल कैसे प्ले किया। तो जो सर्बिया है इसको ह्यूमिलेटिंग टर्म्स मिलता है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से कि आपने हमारे प्रिंस की हत्या आपके ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन ने की है, नो आप मिलिट्री अटैक के लिए तैयार रहिए। सर्बिया सर्बिया को बैकअप करता है रसिया, ठीक है। सर्बिया को ये रसिया जो है ये बैकअप दे रहा है, ठीक है। तो सर्बिया को रसिया एश्योर करता है कि अगर कोई हमला होता है तो रसिया जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी को देख लेगा। तो सर्बिया को एश्योर करता है ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सर्बिया को एश्योर करता है रसिया कि अगर ऑस्ट्रिया हंगरी ने कोई हमला किया तो हम देख लेंगे। अब ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे भी कोई होगा, उसके पीछे है जर्मनी, जर्मन एम्पायर। जर्मन एम्पायर ने ऑस्ट्रिया हंगरी को ब्लैंक चेक दिया और कहा कि भाई हर सिचुएशन में, वॉर की सिचुएशन होती है या कुछ भी होता है तो हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक देके, मतलब फाइनेंशियली पूरी तरह से सपोर्ट किया और एश्योर किया कि अगर कोई वॉर होती है तो आप ऐसे देख सकते हैं, एक डायग्राम है कि सर्बिया को किसने धमकी दी, ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे कौन
को कौन धमकी दे रहा है? रसिया दे रहा है कि अगर आपने सर्बिया पे कुछ भी किया तो हम देखेंगे। रसिया के पीछे कौन है? रसिया को कौन धमकी दे रहा है? जर्मनी कह रही है कि अगर आपने सपोर्ट किया, ठीक है, तो मैं देख लूंगी इसे। और जर्मनी के पीछे भी फ्रांस, और फ्रांस के पीछे पूरा विश्व, ठीक है। पूरा विश्व का मेरा मतलब है कि भाई देखो, अगर यूके की बात करूं मैं, है तो छोटा सा, लेकिन इसकी कॉलोनियल रूल पूरे वर्ल्ड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एस्टेब्लिश है। तो ये भी कहीं ना कहीं इंडिया को लेके चल रहा है और बहुत सारे देशों को लेके चल रहा है। इसी तरह जर्मनी भी लेके चल रही है, फ्रांस भी। तो हर जो नेशन है उसके कॉलोनियल रूल भी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इस तरह एक ग्लोबल वॉर हो जाएगा, मतलब पूरी दुनिया इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, बहुत ही खराब होती है। इतने में क्या होता है, इतने में रसिया जो है वो जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर करता है। देखो, लड़ाई थी ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की, लेकिन रसिया ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी पे, ठीक है। रसिया डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। देखो इनकी लड़ाई, और इन दोनों लड़ने लगे, रसिया एंड जर्मनी, ठीक है। और फिर फ्रांस ने क्या किया, भाई रसिया के साथ फ्रांस है, फ्रांस ने बोला भाई जर्मनी से हम वॉर डिक्लेयर करते हैं। अब दोनों साइड, दोनों फ्रंट में, जर्मनी का ये हो गया वेस्टर्न फ्रंट एंड दिस इज ईस्टर्न फ्रंट, ठीक है। तो वेस्टर्न फ्रंट से भी लड़ाई हो रही है, और ईस्टर्न फ्रंट से रसिया से, वेस्टर्न फ्रंट से फ्रांस से। अब ये वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये जो वॉर हुआ है, देखिए 28 जून को ये घटना हुई थी, आर्किड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड वाली। उसके बाद ये जुलाई में ये वॉर शुरू होता है, इसीलिए हम इस वॉर को जुलाई क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है जुलाई क्राइसिस, वो जुलाई क्राइसिस कुछ और नहीं है। जुलाई क्राइसिस इसलिए जुलाई क्राइसिस कहते हैं क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है वो जुलाई के महीने में होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं जुलाई क्राइसिस। अब देखिए, जर्मनी जो थी उस समय बहुत पावरफुल थी। मैंने कहा था टेक्नोलॉजिकली जर्मनी और यूके दोनों बहुत पावरफुल थे, ठीक है। तो जर्मनी ने अपने मिलिट्री और बाकी उससे इनिशियल स्टेज में रसिया पे भी काफी मतलब हमला किया, रसिया को भी काफी मतलब परेशान किया, जीता काफी रसिया को, और फ्रांस को भी उन्होंने काफी हद तक कब्जा कर लिया। अब जब फ्रांस के साथ ऐसा कुछ हो रहा था, यहाँ पे क्या था, जर्मनी के पास एक बोट थी, उस बोट का नाम था यू बोट। जर्मनी के पास एक बोट थी, वॉर बोट होती है बेसिकली, वॉर फील्ड में यूज किया जाता है। उस बोट में उस समय के जो इक्विपमेंट होते थे या जो मिलिट्री इक्विपमेंट होते थे, जैसे मशीन गन और ये सारी चीजें इक्विप्ड होती थी, ताकि आप एक साथ बहुत लोगों को वहां पे कर सको, हमला कर सको। तो जर्मनी ने अपने यू बोट से जब हमला शुरू किया, तो यूके के जो कमर्शियल बोट्स हैं, मतलब अभी तक ये यूके लड़ाई में नहीं थी, लेकिन जब यूके के कमर्शियल बोट्स मींस कि जहां से वो गुड्स वगैरह भेज रहे हैं, उस पर जब हमला शुरू हो गया, बाकी चीजें शुरू हो गई, तो कहीं ना यूके भी जो है फ्रांस को सपोर्ट करने लगी। तो यूके का जो सपोर्ट था वो फ्रांस को मिल गया जर्मनी के अगेंस्ट, तो यूके भी इन्वॉल्व हो गई। तो एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ देखिए, एक एम्पायर है जिसे हम लोग कह रहे हैं ओटोमैन एम्पायर। भाई अभी खिलाफत मूवमेंट लास्ट मैंने पढ़ाया था, नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th में, तो वहां मैंने बताया था कि ओटोमैन एम्पायर की वजह से खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ओटोमैन एम्पायर ये वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे आता है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो देखिए, ओटोमैन एम्पायर, यहाँ पे एक स्वेज कनाल है, ठीक है। स्वेज कनाल जो रसिया के पास कब्जे में था, उसको अपने कब्जे में लेना चाहता था, ठीक है। इसीलिए स्वेज कनाल को कब्जे में लेने के लिए इसने, ओटोमैन एम्पायर ने किस पे वॉर डिक्लेयर कर दिया, रसिया पे, ठीक है। इसने अपना वॉर डिक्लेयर कर दिया रसिया पे, तो इन दोनों की भी लड़ाई शुरू हो गई। अब इंडिया का क्या रोल है इसमें? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया कॉलोनियल रूल है किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन के साइड से इंडिया भी वॉर में आएगी, और इंडिया से भी 1.3 मिलियन, इंडिया से 1.3 मिलियन जो सोल्जर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और इसमें अराउंड जो 50,000 इंडियन सोल्जर हैं वो शहीद होते हैं, 50,000 इंडियन सोल्जर्स शहीद होते हैं। और मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी डिक्लेयर किया था, बताया था आपको कि जो 50,000 शहीद सोल्जर हैं, और एक एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, एंग्लो अफगान वॉर। तो यहाँ के जो शहीद हैं उनके लिए इंडिया गेट जो दिल्ली में आज है, वो उनका मेमोरियल है, ठीक है। ये मेमोरियल है किसका, जो वर्ल्ड वॉर 1 के जो
शहीद थे इंडियन। और जो एंग्लो अफगान वॉर पे एक मूवी भी आई केसरी, ठीक है, अक्षय कुमार है उसमें, तो वो भी एंग्लो अफगान वॉर का ही एक पार्ट था केसरी, ठीक है। तो एंग्लो अफगान वॉर और आपकी जो वर्ल्ड वॉर वन में जो इंडियन शहीद थे उनके लिए इंडिया गेट बनाया गया था उनकी शहादत के मेमोरियल के तौर पे, ठीक है। तो ये इंडिया का रोल था। और ये जो है वॉर, ये एक बड़े रूप से, मतलब जैसे शुरू तो हुआ सर्बिया और ऑस्ट्रिया से, लेकिन ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि सबको ही लड़ने लगे। अब देखिए जो अफ्रीका है जिसके लिए वॉर हो रहा था, जिसमें कॉलोनीज थी, सभी देशों ने अपना इंटरेस्ट अफ्रीका में रख रखा था। सभी का इंपेरियलिज्म, मैंने जब बताया था तो मैंने बताया था साम्राज्यवाद, सभी को अपना साम्राज्य बढ़ाना था। तो सभी का इंटरेस्ट किस में था? अफ्रीका में था। तो अफ्रीका के जो अलग अलग कॉलोनी है, जैसे टोगो, तंजानिया, कैमरून, तो ये सारी कॉलोनी जर्मनी की थी। वहां पे टैंगो, तंजानिया, कैमरून, ये जर्मनी की कॉलोनीज थी। वहां पे एलाइड फोर्सेस मींस कि यूके, फ्रांस और रसिया, इनकी फोर्सेस ने वहां भी अटैक करना शुरू कर दिया और उसको भी कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो एक तरह से ये अफ्रीका में भी वॉर हो रहा था, ग्लोबली ये होने लगा। लेकिन अभी तक जो गेम चेंजर कंट्री है, समझ गए होंगे आप, यूएसए, वो इस वॉर में एंटर नहीं करती है। उसका ये कहना होता है कि अमेरिका का, ठीक है, इस वॉर से इट हैज नथिंग टू डू विद अमेरिका। जो वहां के उस समय के प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका के, वुड्रो विल्सन, ठीक है, उस समय के जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका नाम है वुड्रो विल्सन। उनका कहना था इट हैज नथिंग टू डू विद अमेरिका, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये वॉर हो रहा होता है तो जर्मनी के जो बोट्स होते हैं, यू बोट, ये अटैक करते हैं यूएसए के भी बोट पे, ठीक है, यूएसए के बोट्स पे भी, और यूएसए के सिविलियन बोट पे, जहां पे उनके नागरिक, आम नागरिक जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं होता, उन पे भी जर्मनी का अटैक होता है, ठीक है, जिससे कि वहां पे भी काफी लोग मरते हैं। फिर एक जगह है मैक्सिको, अमेरिका का ही पार्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का ही एक पार्ट है मैक्सिको। तो जर्मन वहां पे अप्रोच करते हैं और वहां पे इनसे मैक्सिको से ये कहते हैं कि आप अमेरिका पे वॉर डिक्लेयर कर दो। तो ये चीजें भी अमेरिका को पता लगता है। तो अमेरिका जो है, इसी वजह से, मैक्सिको की वजह से, और जो सिविलियन बोट्स पे जो उनके हमला हो रहा था उसकी वजह से जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। और ये करता है 1917 में। काफी लेट एंटर होता है यूएसए, बट इसके एंटर होने के बाद बहुत कम समय में ये वॉर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए रसिया में भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है। रसिया में के जो किंग, जो वहां के राजा थे, उन्हें कहते हैं जार निकोलस। आप लोगों ने पढ़ा होगा जार निकोलस सेकंड, क्लास 9th में डिस्कस हुआ होगा। तो जार निकोलस सेकंड को रसिया से हटा दिया था रशियन रेवोल्यूशन की जगह, और उनकी जगह बोल्शेविक पार्टी, एक पार्टी है, उसके लीडर आते लेनिन, ठीक है। तो जब लेनिन आते हैं तो वो क्या करते हैं, इस रसिया में शांति को स्थापित करने के लिए, टू एस्टेब्लिश द पीस इन रसिया, वो यहाँ से वॉर को खत्म कर देते हैं। तो रसिया यहाँ से वॉर से हट जाती है, पीसफुल। अब यहाँ पे हमला कहाँ से हो रहा था? फ्रांस के साइड से, वेस्टर्न साइड से। तो यहाँ यूके, फ्रांस और ये इस पे हमला कर रहे होते हैं। यूएसए भी एंटर हो जाता है, और यूएसए से प्रतिदिन 10,000 सैनिक, 10,000 सोल्जर यूएसए की तरफ से जर्मनी पे अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक समय चल रहा होता है, और इसका ये परिणाम होता है कि बहुत ही जल्द, ठीक है, इस वेस्टर्न फ्रंट से भी वो हार जाती है, और जर्मनी मजबूर हो जाती है आर्मिस्टिस साइन करने के लिए, ठीक है। इसे रब कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। जर्मनी 11 नवंबर 1918 को आर्मिस्टिस साइन करती है, ठीक है। आर्मिस्टिस का मतलब होता है युद्ध विराम, या फर्दर कोई किसी तरह का युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी। ये आर्मिस्टिस साइन करती है जर्मनी 11 नवंबर 1918 को, और इसी के बाद यहाँ पे एक युद्ध विराम हो जाता है, युद्ध विराम की स्थिति हो जाती है। और इसके बाद एक बहुत ही जो ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी जर्मनी के साथ, उसे हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन होता है आपका 28 जून 1919। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में बात करेंगे।
ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर का क्या हुआ पोस्ट वॉर, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और लीग ऑफ नेशन के फॉर्मेशन पे भी बात करेंगे। तो आई होप आपको ये सेकंड पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज्यादा आपको वॉर को समझने के लिए। कॉजेज आपने लास्ट में समझ लिया था, कॉज के बाद जो चीजें हैं वो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा आप सभी का, और आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।